हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग, और यूनिट 1 का आज लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कोई भी छोटा सा कोड हमारे पास है तो हम उसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे अप्रोक्सीमेट टर्म्स में। ठीक है, उसी आइडिया को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और नए टर्म्स, कुछ और नए कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, है ना। ये बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कैसे करते हैं, एक एग्जांपल को लेके यहाँ करेंगे। AKTU में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे एल्गोरिथम्स को जब हम एनालाइज करेंगे तो इन्हीं 3 पैरामीटर्स के बेस पे करेंगे। फिर पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ फंक्शन या ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बेस्ड हम मल्टीपल एक एल्गोरिथम है उसके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारी टेक्निक हो सकती हैं, वो आपने बनाई तो कौन सी बेटर अप्रोच है उसको जज करने के लिए आप इस चीज को यूज करते हैं। फिर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ठीक है, और इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड जो भी AKTU में PYQs आए हैं वो यहाँ पर कवर अप हो जाएंगे, और जो चीज इंक्लूड की जा सकती है वो हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम में डाल दी। यहाँ से मेजरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं और कुछ एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो AKTU में एनालिसिस बेस्ड है, वो मैं यहाँ पर ऑलरेडी आपको सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमारे पास, देखो मैंने उसी तरह से लिखा है जैसे तुम्हें पढ़ना है, जैसे समझना है। ठीक है, ये एग्जाम में डायरेक्टली आने के लिए नहीं होती चीजें, ये समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग एक बार बन जाएगी तो जो आपको एक बार कहीं से कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, पढ़ के इजीली लिख पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हमारे दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, उनके एनालिसिस का क्या मतलब होता है, कितने टर्म्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उन टर्म्स से अपने आप को फेमिलियर करना है ताकि आगे जैसे जैसे हम पढ़े हमें वो अंडरस्टैंडिंग बन जाए। ठीक है, देखो मान लीजिए हमारे पास 2 एल्गोरिथम हैं, किसी भी काम को करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। तो मल्टीपल तरीके मतलब एक काम को करने के लिए हम मल्टीपल टाइप के एल्गोरिथम्स बना सकते हैं। ठीक है, सपोज वी हैव 2 एल्गोरिथम्स फॉर अ टास्क। इसका क्या मतलब है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 एल्गोरिथम है हमारे पास। हाउ टू फाइंड आउट द बेटर वन, हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों में से कौन सा बेटर है। ठीक है, कैसे करेंगे? बेसिक काम क्या होता है, बेसिक अप्रोच ये कहती है कि आप एक काम करें, उन एल्गोरिथम, भाई एल्गोरिथम तो आपने पेपर पे सॉल्यूशन बनाया है ना, आप सबसे पहले क्या करो, उन एल्गोरिथम्स को एक प्रोग्राम की किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लो और उन्हें इंप्लीमेंट करके कंप्यूटर पे रन करो। जब आप अपने सिस्टम पे उन्हें रन करेंगे तो रन करते वक्त उन्होंने कितनी मेमोरी स्पेस लिया, कितना एग्जीक्यूशन टाइम उन्हें लगा, उस बेसिस पे आप उनको वेरीफाई कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सा बेटर है ना। लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज अ बेटर अप्रोच। मतलब क्यों? क्योंकि इस एनालिसिस में देखो, किसी भी एल्गोरिथम के को एनालाइज करने के ना 2 तरीके होते हैं, एक होता है प्रायरी एनालिसिस, एक होता है पोस्टीरियरी एनालिसिस। याद रखना इस बात को, कभी भी हम एल्गोरिथम को एनालाइज करते हैं ना, एनालिसिस जब हम करते हैं किसी भी एल्गोरिथम के लिए, तो वो 2 तरीके से हम कर सकते हैं, प्रायरी और दूसरा होता है पोस्टीरियरी। ठीक है, अब प्रायरी और पोस्टीरियरी में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले ये बात समझनी है। क्या डिफरेंस है? प्रायरी का मतलब है कि आप प्रॉब्लम को देखो और उसका एल्गोरिथम लिख लो। अब उस एल्गोरिथम पे आप सारी एनालिसिस लगाओ। सिर्फ एल्गोरिथम देख के आप ये चेक करोगे कि जब हम इस एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करेंगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है ना। इंप्लीमेंट करने से पहले जब पेन पेपर पे आपने अपने एल्गोरिथम लिखा हुआ है, मतलब अपनी लैंग्वेज में आपने जो सॉल्यूशन बनाया, आप उसी सॉल्यूशन को एनालाइज करो बिना कोई रिसोर्सेज कंज्यूम करे हुए। ऐसे एनालिसिस को प्रायरी एनालिसिस कहते हैं, है ना। और एक बार जब आप उसे किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर दोगे, वो कंप्यूटर पे चलेगा, उसके बाद वो रिजल्ट देगा, तब आप उसको टेस्ट करोगे कि ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है ये कैसा रिजल्ट हमें दे रहा है। कौन सी अलग अलग केसेस पे आप डाल के देखोगे इनपुट वैल्यूज, किस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है, कितनी जल्दी वो रिजल्ट देता है। तो उसे कहते हैं पोस्टीरियर एनालिसिस। जो किसी एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करके किसी प्रोग्राम बनाने के बाद, प्रोग्राम को सिस्टम पे रन करने के बाद जो उसकी टेस्टिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर एनालिसिस। तो बेसिक अप्रोच क्या है? वही कि आपने एक प्रोग्राम बना लिया, दोनों एल्गोरिथम हैं, दोनों को इंप्लीमेंट किया और उसके बाद कंप्यूटर पे रन करके देखा, अलग अलग इनपुट्स डाल के देखे और फिर देखा कि कौन सा एल्गोरिथम ऐसा है जिसको इंप्लीमेंट करने पर जो प्रोग्राम बना वो कम टाइम ले रहा है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ इनपुट्स ऐसे होते हैं, मतलब फॉर सम इनपुट्स
कुछ एल्गोरिथम बेटर परफॉर्म करते हैं, दूसरे एल्गोरिथम बेटर परफॉर्म नहीं करते। फॉर सम मान लो 2 एल्गोरिथम है, एक एल्गो 1 और दूसरा है एल्गो 2। कुछ इनपुट्स है जिन पे ये ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, कोई दूसरे इनपुट्स है जिन पे ये ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। तो अब आप कैसे जज करोगे कि दोनों में से कौन सा बेटर है, कौन सा सोल्यूशन मुझे लेके चलना है? तो इस तरह से ऐसे केसेस में क्या होता है कि हम इन जनरल किसी भी एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करके डायरेक्टली पता नहीं लगा पाते कि एग्जैक्टली कौन सा एल्गोरिथम बेटर है ना। और उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, सिस्टम के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, तब जाके हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप एक काम कीजिए, आप एसिम्प्टोटिक एनालिसिस की तरफ चलिए। इट लीड्स टू एसिम्प्टोटिक एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस का क्या मतलब है? अप्रोक्सीमेटेड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम बिफोर इट्स इंप्लीमेंटेशन ऑन द कंप्यूटर, है ना। और एसिम्प्टोटिक का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा कि एग्जैक्ट ना देख के आप ये देखते हैं कि जो इनपुट वैल्यू है, मतलब उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में जो इनपुट आप यूजर से एक्सेप्ट करवा रहे हैं, उस इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट आप अपने एल्गोरिथम को एनालाइज करेंगे, बाकी सारे फैक्टर्स आप एक तरफ रख देंगे। इस तरह से हम एल्गोरिथम को एनालाइज करते हैं। कैसे करते हैं देखो, तो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस क्या कहता है कि इट हैंडल्स द अबव इश्यूज। क्या इश्यूज है कि किसी एक इनपुट पे एक एल्गोरिथम बेटर परफॉर्म कर रहा है, किसी दूसरे पे दूसरा बेटर परफॉर्म कर रहा है। इन इश्यूज को कैसे हैंडल करेंगे? एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के जरिए हम इसे हैंडल करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं? वी इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम। चेक करो इसको, वी इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज। जो इनपुट साइज हमने दिया उसके टर्म में हम एल्गोरिथम को इवैल्यूएट करेंगे कि वो एल्गोरिथम किस कौन सा एल्गोरिथम हमारा बेटर है। अब इस केस में हम उसे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। इनपुट साइज मतलब मान लो कि मैं किसी एरे की बात कर रही हूँ और एरे पर कोई ऑपरेशन मैंने करना है, मर्जिंग करनी है मुझे 2 एरे की, मुझे एरे पे सर्चिंग करनी है, मुझे एरे में सॉर्टिंग करनी है, एनी हाउ एनी ऑपरेशन आई वांट टू डू ऑन एरे, है ना। उस ऑपरेशन को करने के लिए जो भी मैंने सोल्यूशन बनाया वो मैंने किसके टर्म में बनाया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, दैट इज इनपुट। अब यूजर से पूछोगे एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, मान लो एरे में n एलिमेंट्स हैं, तो इन n एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट होगी। हमें बताएंगे कि भाई याद करो जब हमने किसी एरे का कोड लिखना होता है तो उसमें n आता है ना, कितनी बार लूप चलता है, नेस्टेड लूप है, डबल नेस्टेड है, ट्रिपल नेस्टेड है, उसके हिसाब से ये n की पावर आएगी n स्क्वायर, n क्यूब, 3n स्क्वायर, 4n स्क्वायर। तो उस बेस पे n की टर्म में हमें टोटल उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी, है ना। n क्या है? इनपुट, जो कि यूजर बताएगा कि कितने, व्हाट इज द साइज ऑफ इनपुट, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एरे में, ये तो यूजर बताएगा ना। तो हम जो भी एल्गोरिथम की एनालिसिस करेंगे वो इस इनपुट साइज के ऊपर बेस्ड करेंगे, और फिर उस एनालिसिस के लिए जिन चीजों का हम यूज करेंगे उन्हें कहते हैं, वो बेसिकली वो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती हैं, वो भी हम बात करेंगे। तो सच एनालिसिस व्हिच इज बेस्ड ऑन द इनपुट गिवन टू अ पर्टिकुलर एल्गोरिथम इज कॉल्ड एज asymptotic analysis, and it is also called as you may also call it as approximate analysis। exact नहीं, approximation से हम बात करते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर 2n है, 3n है, 4n है, तो हमारे लिए वो ऑर्डर ऑफ n है, 2, 3, 4 हमारे लिए इतना इम्पैक्टफुल नहीं है। उसी बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, वी डजंट एक्चुअली मेजर द एक्चुअल रनिंग टाइम। एक्चुअल इतने मिली सेकेंड, इतने मिली सेकेंड, इतने मिली सेकेंड, ये हमें नहीं देखना। क्यों? क्योंकि किसी केस में कुछ आ रहा है, किसी केस में ज्यादा आ रहा है, किसी में कम आ रहा है ना। एक बार एक में ज्यादा आ रहा है, दूसरी बार दूसरे में ज्यादा आ रहा है। तो एक्चुअल रनिंग टाइम ना देख के हम इनपुट के करस्पॉन्डिंग देखते हैं कि किसकी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस बेटर है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ केसेस में वही हमें बेटर परफॉर्मेंस देगा। उसी एल्गोरिथम को हम एक बेटर एल्गोरिथम की तरह चूज करेंगे, ठीक है। अब इस काम को करने के लिए, किसी भी एल्गोरिथम का एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करने के लिए हम उसकी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ चेक करते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ टाइम टेकन और स्पेस बाय द एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज। हम ये देखते हैं कि इनपुट साइज के टर्म में उसकी ग्रोथ कैसे है। क्या मतलब हुआ? अगर मान लीजिए किसी की इनपुट n है और मैंने कहा कि ऑर्डर ऑफ n उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो जैसे जैसे हम n की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, ये नंबर है, छोटी वैल्यू से शुरू करेंगे। ऑर्डर ऑफ ग्रोथ का मतलब है जैसे जैसे n की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे कितनी बड़ी वैल्यू हमें मिलती चली जाएगी, कितने रेट से, कितनी फास्ट वो वैल्यू ग्रो करेगी, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। तो इसके बारे में डिस्कशन हमें यहाँ पर करना है। अब देखिए इस बात को समझने के लिए क्या मतलब है, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ का क्या मतलब होता है। ये बात इंपॉर्टेंट समझनी इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर बेस्ड अप्लाइड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोई आपको 4-5 कॉम्प्लेक्सिटीज दे दी जाएंगी और आप बताएंगे कि चलो बस इन्हें ऑर्डर ऑफ ग्रोथ के टर्म में
आप इन्हें अरेंज करिए, बताइए कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी कम है कौन सी ज्यादा है, तो उसके लिए आपको ये आइडिया होना रिक्वायर्ड है। देखिए इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमने दो एल्गोरिथम्स का एग्जांपल लिया। पहला है एल्गोरिथम ए और दूसरा है हमारा एल्गोरिथम ए और बी। दो एल्गोरिथम है मेरे पास। ए की कॉम्प्लेक्सिटी है 100n+1 और बी की कॉम्प्लेक्सिटी है n² + n+1, है ना। हालांकि लास्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, आप देख के यहीं से बता सकते हैं कि ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी किसकी है। रिवाइज करो इस बात को। क्या कहा था हमने कि आप जब भी आपको कॉम्प्लेक्सिटी दिखी मिले, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको तो हम कंसिडर ही नहीं करते। हम तो मानते हैं कि भाई वो तो उनसे बहुत बड़ा कोई इंपैक्ट नहीं आएगा टोटल वैल्यू पे। अब देखो ये जो ऊपर वाली है 100n+1, इस इक्वेशन में n सबसे बड़ा टर्म कौन सा है? बड़ा टर्म मतलब जो ओवरऑल डिपेंडेंस जिसके ऊपर है, ये तो कांस्टेंट है। जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो इसके इस टर्म के ऊपर डिपेंडेंट होगी। इसमें n की पावर 1 है ना, n है इसमें, तो n है ही नहीं तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये ऑर्डर ऑफ n है। ये O अभी मैं नहीं बता रही हूँ, जब हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस पढ़ेंगे तो ये कैपिटल O ना हम एक एसिम्प्टोटिक नोटेशन के लिए भी यूज करेंगे जिसको हम बिग O बोलेंगे। अभी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही। अभी मैंने आपसे कहा कि इसकी जो एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी है, दैट कॉम्प्लेक्सिटी इज रिप्रेजेंटेड एज इन द ऑर्डर ऑफ n। दिस O stands for right now, for now this O stands for order of n, कि ये n के ऑर्डर की कॉम्प्लेक्सिटी है। अब दूसरे वाले को देखो, दूसरा क्या है? n² + n+1। इसमें डोमिनेंट टर्म कौन सा है? n², है ना। इस टर्म के कंपैरिजन में n छोटा है ऑब्वियसली, और 1 इससे भी छोटा है। तो इसका मतलब इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हुई वो ऑर्डर ऑफ n² हुई। क्यों? क्योंकि n² की वैल्यू जितनी स्पीड से बढ़ेगी उसी स्पीड, उसी रेंज में, उसी रेशियो में इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बढ़ेगी, है ना। तो देख के भी बता सकते हैं कि जो नीचे वाला एल्गोरिथम है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, ऊपर वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है। इन बातों को जस्टिफाई कैसे करेंगे? देखो कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं इन्हीं बातों को जो मैंने आपको बताया। अब चेक करिए, देखिए मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे। इनपुट साइज है मतलब n की वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसकी ये वैल्यू है n जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम ए, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? 100n+1। और दूसरा क्या है? रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम बी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है n² + n+1। अब यहाँ पर हम n की वैल्यूज को डिफरेंट वैल्यूज को पुट करते हैं और बढ़ाते चले जा रहे हैं n की वैल्यू को। तो जब हम n की वैल्यू को इनिशियली मान लो हमने 10 रखा, तो इस इक्वेशन में 10 अगर हम n की वैल्यू को पुट करें तो आएगा 1001। देखो 100 × 10 + 1 1001 आ गया। इस इक्वेशन में अगर मैं 10 पुट करूं तो ये क्या आएगा? 10 का होल स्क्वायर, है ना, 100 + 10 + 1। तो देखो ये कम आ रहा है। इस वाली इक्वेशन में देखा तो 1001 आ रहा है, इस वाली में देखा तो 111 आ रहा है। लेकिन और बढ़ाओ, जरूरी नहीं है कि एक ही वैल्यू पे आपको पता चल जाए कि ऑर्डर ऑफ ग्रोथ कैसी चल रही है। आपने n की वैल्यू 100 रखी, एक एक जीरो बढ़ाते जा रहे हैं, हम बड़ी करते जा रहे हैं वैल्यू को। जैसे ही हमने यहाँ पर n की वैल्यू 100 रखी, तो इस इक्वेशन में 100 रखने पर यहाँ आ गए 10,001, ठीक है। और यहाँ आया 10,101। देखो इसकी वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ रही है। ये क्या है? 10,001 और इसकी है 10,101, बढ़ गई। अब एक और हमने n की वैल्यू में एक और जीरो ऐड कर दी, 1000 रखी। तो जैसे ही 1000 रखी, इसकी वैल्यू देखो, इसमें यहाँ पर 4 जीरो बीच में आ रहे हैं और इसमें देखो ये 6 डिजिट में वैल्यू आ गई, बड़ी हो गई। अब एक और जीरो अगर हम बढ़ाते हैं तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों वैल्यूज में। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या है कि ये दो एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और इनपुट साइज क्या है? n। इनपुट क्या है? n। इनपुट क्या है? n। n की टर्म्स में हम ये चेक करेंगे कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है, कौन सा एल्गोरिथम ऐसा है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एक एल्गोरिथम जो होगा उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली, इससे हमेशा एक टाइम ऐसा आएगा। देखो यहाँ इस मोमेंट के बाद से बस एक बार कम आया, इस पर्टिकुलर पॉइंट n की वैल्यू 100 के बाद से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इस वाले की इससे हमेशा ज्यादा आएगी, ठीक है। तो यहां से सीधा सीधा समझ में आता है कि इनपुट साइज के ऊपर जो है वो एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है। तो इस एनालिसिस से हम ये बता सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम इज बेटर एल्गोरिथम, है ना। क्यों? क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम है, इसका रन टाइम एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो कंपैरेटिवली कम रहेगा, इसका बहुत ज्यादा। ठीक बात है। तो कैसे चूज करोगे? विच एल्गोरिथम इज बेटर? एल्गोरिथम ए इज बेटर, है ना। एल्गोरिथम ए इज बेटर, दिस इज द चोजन वन। ठीक बात है।
और डायरेक्टली भी हम देख पा रहे थे ये क्या है, ऑर्डर ऑफ एन है, ये वाला जो था ये क्या था, ऑर्डर ऑफ एन, और ये जो था ये था ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो ऑर्डर ऑफ एन तो कम होती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से नेचुरली, ये चीज हमने पहले से देखनी सीख ली, और इसे हमने अब एनालाइज करके देख लिया कि इस तरह से हम इसको निकालते हैं। ठीक है, अब देखो, तो यही चीजें जो मैंने बताई वो यहाँ थ्योरी में लिखी है, आपको बस एक बार रीड आउट करते जाना है। अब तो जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ता है, सिग्निफिकेंस ऑफ द लोअर ऑर्डर टर्म जो होते हैं, ये देखो जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ेगा तो ये जो लोअर ऑर्डर के टर्म है ना, इनकी सिग्निफिकेंस तो कम होती रहेगी, और ये जो सबसे बड़ा टर्म है, हायर ऑर्डर का टर्म है, वो सिग्निफिकेंटली निकल के बाहर आएगा। ठीक है, बस ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब देखिए ग्रोथ ऑफ फंक्शन को किस तरह, उसी चीज को अब फॉर्मली पढ़ते हैं। अगर एग्जाम में आए कि ग्रोथ ऑफ फंक्शन किसको कहते हैं, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस पढ़ने समझने के लिए आपको ग्रोथ ऑफ फंक्शन समझ में आनी रिक्वायर्ड है ना। तो अब उसको समझते हैं। देखो, जब भी हम किसी एल्गोरिथम के रिसोर्सेज की बात करते हैं कि कितने रिसोर्सेज एल्गोरिथम कंज्यूम करता है, किस टर्म में होती है, रिगार्डिंग इनपुट। इनपुट के फंक्शन के टर्म में हम उस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को या उसकी रिसोर्सेज का मतलब क्या है, रिसोर्सेज फॉर एन एल्गोरिथम मतलब कितना टाइम लिया, कितना स्पेस लिया उस एल्गोरिथम ने। टाइम और स्पेस दो मोस्ट क्रूशियल रिसोर्स हैं, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं हम जब भी हम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की बात करते हैं। मेजरली टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस की कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। टू स्टडी फंक्शन ग्रोथ एफिशिएंटली वी रिड्यूस द फंक्शन डाउन टू द इंपॉर्टेंट पार्ट। ये कौन सी बात कही हमने, ये हमने कहा कि अगर जैसे मान लो ये फंक्शन है, ये कॉम्प्लेक्सिटी आई, इट इज अ फंक्शन ऑफ एन, एन इज द इनपुट साइज, एन के टर्म में हमने ये कॉम्प्लेक्सिटी लिख रखी है। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्सिटी में सबसे बड़ा डोमिनेंट टर्म क्या है, एन स्क्वायर जो है वो डोमिनेट करता है इस फंक्शन को, सबसे बड़ा टर्म एन स्क्वायर है। जैसे जैसे हम एन की वैल्यू में चेंज करेंगे, ये वाला जो टर्म है ये सबसे ज्यादा चेंज होगा, इन पे उतना इफेक्ट नहीं आएगा, ये तो कांस्टेंट है, इस पे कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं, है ना। तो देखो एन स्क्वायर टर्म डोमिनेट्स द फंक्शन व्हेन एन गेट्स सफिशिएंटली लार्ज। जैसे जैसे एन को बढ़ाएंगे ना, ये टर्म बड़ा होता जाएगा, ये उस स्पीड से कम स्पीड से बड़ा होगा, और ये तो चेंज ही नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट है ना। डोमिनेंट टर्म या हाईएस्ट ऑर्डर टर्म कंसर्निंग एन आर कंसिडर्ड एंड ऑल कांस्टेंट्स एंड कोएफिशिएंट्स आर इग्नोर्ड। मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट्स इग्नोर कर दो, हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है ये, बाकी सारे टर्म इग्नोर कर दो, और जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म था उसमें से भी जो कोएफिशिएंट है उसे भी इग्नोर कर दो, तो क्या बचा खाली एन स्क्वायर। ये बात हम कर रहे हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, इसमें ग्रोथ ऑफ फंक्शन के लिए ये वाला काम हमें करना होता है। ऐसे कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी दी है तो उसमें से हमें हाईएस्ट ऑर्डर टर्म निकाल लेना है, कोएफिशिएंट्स हटा देना, बाकी सारे जो लोअर ऑर्डर टर्म है वो हटा देना। ठीक है, तो अब देखो समझ के, Fn is said to be asymptotically equivalent to n square. Asymptotically equivalent to n square का क्या मतलब है कि अगर मैं ऐसे लिख दूं Fn is approximately equal to n square, तो ये बात कहनी गलत नहीं होगी। एसिम्प्टोटिकली इक्विवेलेंट का मतलब है कि अगर हम सिर्फ इनपुट साइज को कंसिडर करें तो Fn जो है वो n स्क्वायर के रेट पर बढ़ेगा। जैसे जैसे हम n की वैल्यू को बढ़ाएंगे, Fn की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, सबसे ज्यादा स्पीड से इंक्रीज होगी, और जैसे ही n की वैल्यू टेंड्स टू इनफाइनाइट होगी, मतलब बहुत बड़ी, वेरी 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 लार्ज वैल्यूज ऑफ n, for very very large values of n, all these term will be irrelevant as compared to this term. ठीक है, तो इसे बेसिकली ग्रोथ ऑफ फंक्शन बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी गिवन है तो आप उस कॉम्प्लेक्सिटी में बता सकते हो कि उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम की फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी। जैसे अगर मैं कहूँ कोई इक्वेशन है मेरे पास कि सपोज n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 8, तो बताओ जरा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ n क्यूब। हाईएस्ट ऑर्डर टर्म जो है उतनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, और टर्म बढ़ाओ, अगर मैं कहूँ 3 रेज़ टू द पावर n प्लस सपोज 3 रेज़ टू द पावर n प्लस 1000 n रेज़ टू द पावर 100 प्लस 3, बताओ जरा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। ये तो कांस्टेंट है, ये पॉलिनोमियल है, n की जो भी पावर होती है वो क्या होती है, पॉलिनोमियल, ये एक्सपोनेंशियल है, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो कितनी आएगी, 3 रेज़ टू द पावर n, बिग O ऑफ 3 रेज़ टू द पावर n, दिस इज द डोमिनेंट टर्म। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है इस बात को, अभी और 2-4 चीजें पढ़ेंगे उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो ये टाइम फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कितने टाइप के होते हैं। देखो टाइम फंक्शन कांस्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि बिग O ऑफ 1 की टर्म में हम लिखते हैं, लॉगरिथमिक हो सकते हैं जैसे बिग O ऑफ log n की टर्म में आ जाएगा, लीनियर का मतलब है बिग O ऑफ n,
क्वाड्रेटिक का मतलब है बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, क्यूबिक का मतलब है बिग ओ ऑफ एन क्यूब, और इन तीनों को ही हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल टाइम। पॉलिनोमियल टाइम, सीधी सीधी बात याद रखनी है, चाहे एन की वैल्यू 100 हो 1000 हो, होगा क्या? पॉलिनोमियल टाइम होगा। अगर मैं यहां से कहूं एन रेज़ टू द पावर 100, इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल टाइम, ठीक है ना। अब एक्सपोनेंशियल आता है, एक्सपोनेंशियल क्या है? 2 रेज़ टू द पावर n, है ना, 5 रेज़ टू द पावर n, ये सारे के सारे आपके आते हैं एक्सपोनेंशियल टाइम एल्गोरिथम, ठीक है। तो इस तरह से इतने टाइप के टाइम फंक्शंस होते हैं, जिस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी जिस टर्म में आती है उसे उस टाइप का एल्गोरिथम बोल दिया जाता है। मान लो किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर के टर्म में आई, तो उसे क्वाड्रेटिक टाइम एल्गोरिथम बोलते हैं कि वो इतना टाइम लेता है। किसी की टू रेज़ टू द पावर n के टर्म में आई तो उसे एक्सपोनेंशियल टाइम एल्गोरिथम बोलेंगे। किसी की log n के टर्म में आई तो उसे लॉगरिथमिक टाइम एल्गोरिथम बोलेंगे। इस तरह से एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को टाइम फंक्शन के रूप में हम दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे fn मान लो किसी का इस तरह से कंप्यूट हुआ, तो ये क्या है? कांस्टेंट टाइम। ये कांस्टेंट टाइम है, इन सबकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट टाइम है। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी इनपुट साइज कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है ना, कांस्टेंट वैल्यू है। चेंज आप कुछ भी वैल्यू चेंज क्या कर सकते हो उसमें? चेंज, ये कॉम्प्लेक्सिटी यही रहेगी, बदल नहीं सकती है। इनपुट के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही है ना, क्या एन के ऊपर डिपेंड कर रही है? कहीं एन आ रहा है? नहीं, तो ये कांस्टेंट ही रहेगी। फिर दूसरा है देखो एन एन एन, हाईएस्ट ऑर्डर टर्म क्या है? एन। ये क्या है? एन डिवाइडेड बाय 20, टर्म तो एन की टर्म में ही है, तो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म कौन सा है? 200n। तो ये क्या हुआ? लीनियर टाइम एल्गोरिथम, इट इज इन द ऑर्डर ऑफ एन ओनली। ये क्या है? इसका जो डोमिनेंट टर्म है वो क्या है? एन स्क्वायर, तो दिस इज बिग O ऑफ एन स्क्वायर टाइम। इसका डोमिनेंट टर्म है एन क्यूब, तो ये है बिग O ऑफ एन क्यूब, और इसका डोमिनेंट टर्म है 2 रेज़ टू द पावर n, तो दिस इज बिग O ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n। दिस इज एक्सपोनेंशियल टाइम एल्गोरिथम। हमेशा याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल टाइम एल्गोरिथम जो होता है वो ज्यादा कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम। भले ही n की पावर 100 ही आ जाए, वो भी फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n रेज़ टू द पावर 100 विल बी लेस देन 2 रेज़ टू द पावर n। आप चेक करके देख लो, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज के बात कर रहे हैं, ये नहीं कि आपने 1 2 3 8 16, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा कि आप n की वैल्यू को बढ़ाते चले जाओगे तो n रेज़ टू द पावर 100 की जो वैल्यू होगी वो कम आएगी 2 रेज़ टू द पावर n से, ठीक है। इसका ये मतलब, चलिए आप एक एग्जांपल लेते हैं, ये AKTU में ही आया हुआ है 2021-22 में, इसको देखते हैं कैसे आया। देखो ये सिंपलेस्ट एग्जांपल। अब ये चीज अगर समझ में ना आए या पता ना चले तो आप कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं? इसमें आपको 4 फंक्शंस दिए हुए हैं, देखो ऑर्डर ऑफ log n, ऑर्डर ऑफ n रेज़ टू द पावर 4, ऑर्डर ऑफ 1 एंड ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर log n। ये 4 टाइम फंक्शंस हैं आपके पास, 4 कॉम्प्लेक्सिटी कह लो, 4 कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई है, और आपको क्या करना है? रैंक करना है टिपिकल बाउंड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इंक्रीजिंग होना चाहिए, आपको इन्हें रेट करना है। देख के समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? चलो पहले यहाँ से देख, चलो अब चलो निकाल के चेक करते हैं, उसके बाद हम डिटेल में देखेंगे। इससे पहले निकाल के एक एग्जांपल दिखाती हूँ। मान लो मैंने n की वैल्यू, देखो एक चीज और है, चेक जो करना है ना वो n की वैल्यू एक एक करके इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, आपको n की वैल्यू बढ़ाते जानी है। और हमें यहाँ नजर आ रहा है कि लॉग दिया हुआ है ना, लॉग जब दिया हुआ है, अच्छा ध्यान रखना जब भी कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में लॉग दिया हो तो आप उसका बेस ऑटोमेटिकली 2 मान लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो जब भी कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की बात करें, अगर log n है तो उसका मतलब log n बेस 2 है आपके लिए, ठीक। इसके बहुत डिटेल डिस्कशन में हम डा में जाएंगे, यहाँ डा मतलब जो थर्ड ईयर में सब्जेक्ट पढ़ते हैं वहां बहुत डिटेल में जाएंगे। यहाँ बस फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि जब भी log n लिखा मिले तो उसको बेस को 2 मान लेना, ठीक है। अब यहाँ जहां भी log लगा हुआ मिले और बेस 2 है तो हमेशा ऐसी वैल्यूज रख के देखो n की जो 2 की पावर में हो, ताकि log की वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल पाए, हमें ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, बिना कैलकुलेशन के भी दिखा सकते हैं। तो देखो जब मैंने मान लो n की वैल्यू को मैंने रखा 1, जब n की वैल्यू मैंने 1 रखी तो ये क्या हुआ? log n मतलब log 1, ये क्या हुआ? 1 रेज़ टू द पावर 4, ये क्या हुआ? इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 1 ही रहेगा। एंड दिस इज 1 रेज़ टू द पावर 2 log 1। तो बताओ जरा क्या वैल्यू आई? व्हाट इज दिस? दिस इज 0। log 1 क्या है? 0। ये तो 1 ही है। ये क्या है? 1। और ये क्या हुआ? 0। तो यहाँ तो अगर मैंने n की वैल्यू 1 रखी तो ये वैल्यूज मेरी आ गई। चलिए अब मैंने पुट किया n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 रखने पर ये क्या आया? log 2 बेस 2, नेचुरली बेस 2 मैंने अभी आपको बताया, log 2 बेस 2, तो इसकी वैल्यू क्या आई? 1, ठीक है। अब यहाँ देखो n की वैल्यू 2 रखी तो 2 रेज़ टू द पावर 4 कितना हुआ? 16। देखो वैल्यू बढ़ने लगी,
कितनी स्पीड से बढ़ी, n की वैल्यू जब हमने 1 से 2 करी तो ये तो सिर्फ 0 से 1 गया, ये 1 से 16 चला गया सीधा। 1 है, n पर डिपेंडेंट ही नहीं है, इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी। n की वैल्यू मैंने 2 कर दी तो 2 रेज़ टू द पावर 2 log 2 बेस 2, तो दैट इज 4। इसकी वैल्यू आ गई मेरी 4। तो देखो यहीं से पता चल रहा है इसकी सेहत पे तो कोई असर नहीं होना, ये तो कांस्टेंट है, तो सबसे नीचे यही रहेगा। फिर नंबर 2 पे कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, नंबर 3 पे ये दिख रहा है, नंबर 4 पे ये दिख रहा है, सबसे बड़ा ये दिख रहा है। अभी तक तो ये क्लियर हो गया, लेकिन इतनी छोटी छोटी वैल्यूज पर आप कंक्लूड नहीं कर सकते। थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ऐसा हो कि 2-3 वैल्यूज आप रखते चले जाएं और नंबर आपको दिखे कि सिग्निफिकेंटली यही फंक्शन ग्रो कर रहा है, तब आप फाइनली डिसाइड करेंगे कि कौन सा चलता है। ठीक है, फिर आपने n की वैल्यू को मान लीजिए आपने रखा 4, क्या आएगा log 2 4। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो log 2 4 को हम कैसे लिखते हैं 2 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 आ जाएगी। भाई इसको मुझे अगर लिखना है तो 2 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या बनेगा 4 log 2 बेस 2, ये हो गया 1, तो इसकी वैल्यू क्या रह गई, सॉरी 2 है ना, इसकी वैल्यू क्या रह गई 2 रह गई। तो बस ये 2 मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई 2। अब हमने n की वैल्यू 4 रखी तो 4 रेज़ टू द पावर 4 कितना आएगा, मेरे ख्याल से 256 आएगा। ठीक है, दिस इज 256। तो देखो कहाँ ग्रो कर गई, ये 1 से 2 हुई, ये 16 से 256 हो गई सीधा। अब 1 तो 1 ही रहेगा, और जब हम n की वैल्यू को 4 रखेंगे तो ये क्या हुआ 4 रेज़ टू द पावर 2 log 2 4, तो ये क्या आया 16, दिस इज 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 32। ठीक है, एंड सो ऑन एंड बिगर वैल्यूज ऑफ n। अब तो हमें ये समझ में आ गया कि देखो यहां से पता चल रहा है क्या ये फंक्शन बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है, नहीं, n की वैल्यू चेंज करके ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ये वाला फंक्शन n की वैल्यू मॉडिफाई होते देखिए कैसे रॉकेट की तरह इंक्रीज हो रहा है, इस पे कोई फर्क नहीं है क्योंकि ये n पे डिपेंडेंट ही नहीं है, कांस्टेंट है। n स्क्वायर log n बढ़ तो रहा है लेकिन इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा है जितनी स्पीड से ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप इन्हें लिख सकते हैं कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो ऑर्डर ऑफ 1 का सबसे कम है, उससे ज्यादा किसका है log n का, है ना, log n से ज्यादा किसका है n स्क्वायर log n का, और n स्क्वायर log n से भी ज्यादा किसका है n रेज़ टू द पावर 4 का। तो देखो हमने इन्हें अरेंज कर दिया, यही हमसे कहा गया था कि आप इन्हें अरेंज करके दीजिए। तो बस इतना काम आपको करना था, और जिसे ये नहीं आता उसको ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कितना भारी क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, इस तरह से आप इसे करेंगे, ये आप करके दिखा देंगे। और एक जनरल इक्वेशन में बता देती हूँ कि अगर कभी कुछ हो तो देखो सीधा सीधा है ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, किस टर्म में मिलेगा उसके हिसाब से देखो कैसे है। देखो देखो 1 का मतलब क्या है कांस्टेंट, ठीक है, फिर है log n का भी log ले लिया, वो log n से भी छोटा होगा, 3 बार log ले लोगे वो इससे भी छोटा रहेगा, फिर log n, फिर अंडर रूट n, log n और n के बीच में है अंडर रूट n। आप एनालाइज करके देख लो, n की वैल्यू रख के देख लो, n से कम रहेगा log n से ज्यादा रहेगा n, फिर n के मल्टीप्लीकेशन में log n n स्क्वायर n क्यूब, यहाँ पे बीच में कहीं आएगा n स्क्वायर log n क्यूब, n स्क्वायर और n क्यूब के बीच में कहीं पे n स्क्वायर log n आ जाएगा, है ना। ऐसे ही n क्यूब बढ़ते बढ़ते n की कितनी भी पावर हो, मान लो n की पावर 1000 कुछ भी आ सकती है, that would be less than 2 raised to the power n, 2 raised to the power 1 n would be less than 3 raised to the power n, it would be, and the highest will be n raised to the power n। इस ऑर्डर में जो फंक्शंस होते हैं वो ग्रो करते हैं। कोई भी इनमें से निकाल के कोई फंक्शन बना के आपको दे दे और पूछे कि अरेंज करो, तो देख के बता सकते हो कैसे करना है, कुछ वैल्यूज रख के बता देना, है ना। कैसे होगा, सबसे पहले कांस्टेंट, फिर log n की टर्म्स आएंगी, log भी जितना log बढ़ाते जाओगे उतना छोटी होती जाएगी वैल्यू, फिर log n के बाद अंडर रूट n, फिर n, फिर n स्क्वायर n क्यूब, और इनके बीच में log आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और फिर एंड में एक्सपोनेंशियल टाइम एल्गोरिथम्स आ जाते हैं। लगता है ये समझ आ गया होगा। अब ये देखो, ये और दूसरा एग्जाम्पल है, इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है, चलो करो। n की वैल्यू मान लो मैंने सबसे पहले, चलो मैं 2 से स्टार्ट करती हूँ, n की वैल्यू मैंने 2 ली, तो दिस इज log 2, दिस इज 1, चलो यहाँ लिख देते हैं, दिस इज log 2 दैट इज 1, n की वैल्यू है 2, दिस इज 2, दिस इज 2 स्क्वायर मतलब 4, एंड दिस इज 2 रेज़ टू द पावर 2 मतलब 4। तो देखने में तो देखो ये भी 4 ये भी 4, क्यों, क्योंकि n की छोटी वैल्यू पर दोनों इक्वल रिजल्ट दे रहे हैं। अब n की वैल्यू मैंने ली 4, 2 की पावर में इंक्रीज कर रहे हैं ताकि log की वैल्यू सही आए, तो log
4, क्या आएगा 2, दिस इज 4, दिस इज 4 स्क्वायर दैट इज 16 एंड दिस इज 2 रेज़ टू द पावर 4, ये क्या आया, दिस इज ऑल्सो 16। एक बात है, अभी भी देखो दोनों इक्वल चल रहे हैं। अब देखो n की वैल्यू मैंने रखी 8, रखो यहाँ पे log base 2 8, दिस इज 3 है ना, दिस इज 8, दिस इज 8 स्क्वायर मतलब 64 एंड दिस इज 2 रेज़ टू द पावर 8। क्या होता है 2 रेज़ टू द पावर 8, दिस इज 256, सी इट हैज ग्रोन टू मच, है ना। अब जैसे जैसे हम n की वैल्यूज को बढ़ाते चले जाएंगे, क्या समझ में आ रहा है, सबसे छोटी कौन सी है, n, सॉरी log n, देखो सबसे छोटी log n, फिर n, फिर n स्क्वायर बढ़ रहा है और फिर 2 रेज़ टू द पावर n बढ़ रहा है। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, log n से बड़ा n, n से बड़ा n स्क्वायर और n स्क्वायर से बड़ा 2 रेज़ टू द पावर n। हमने इसे यहाँ सीधा सीधा हमने यहाँ पर इसे प्रूव कर दिया, ठीक है। इसको आप यहाँ पर डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल चीज है। तो इस ऑर्डर में n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते हो वैसे वैसे जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ग्रो करती चली जाती है, इस बात का बस ध्यान रखना, ठीक है। अब आता है आपका वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। इस बात को समझने के लिए एक तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये जो है ये एक बार AKTU में भी पूछा गया है, मैं दिखा देती हूँ आपको, देखिए AKTU में दिस इज 2022-23, सी 2022-23 में ये क्वेश्चन आया है, तो मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ ताकि आप जब पढ़ें तो आपको ये चीज़ नजर आ जाए, ठीक है। देखिए AKTU 2022-23, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, सकते हैं ये। चलो तो देखो बेटा, वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस एनालिसिस लीनियर सर्च के रेफरेंस में देखते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम का एग्जांपल लेके आप ये समझाइए कि ये तीनों केसेस किस तरह काम करते हैं। ये प्रोग्राम अभी डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक जनरल आइडिया बताती हूँ मैं, जिससे कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बने क्या मतलब है, ठीक है। सपोज हम लीनियर सर्च की बात कर रहे हैं, तो लीनियर सर्च के केस में 3 केसेस की बात करेंगे, है ना। सबसे पहले लेंगे वर्स्ट केस, फिर लेंगे बेस्ट केस और फिर लेंगे एवरेज केस, ठीक। चलो अब देखो डिवाइड कर लेते हैं इसको, हाँ देखिए वर्स्ट केस का क्या मतलब है। मान लीजिए हमारे पास एक एरे है, ये एरे है मेरे पास, है ना, और इस एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लेते हैं, 8 1 3 6 5 4 7, ये एरे है ए नाम का एक एरे है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं, है ना। और मुझे क्या करना है, एक एलिमेंट है जिसको मुझे सर्च करना है, मान लो आई एम सर्चिंग 10, एक एलिमेंट है 10 जिसको मुझे सर्च करना है। अब याद करो लीनियर सर्च तुमने पीपीएस में भी पढ़ा था, क्या होता है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च ये कहते, सर्च बेसिकली क्या है कि आपको एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, मतलब एक एरे ऑफ एलिमेंट्स है आपके पास, और आपको चेक करना है कि उसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स का एक एरे है मेरे पास, और इस एरे में मुझे सर्च करना है कि 10 इसमें प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो उसकी लोकेशन मुझे बता दो कहाँ है, कौन से इंडेक्स पर है, नहीं तो बता दो कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो लीनियर सर्च कैसे काम करता था, वो एक एक करके 1 बाय 1 सारे एलिमेंट से इससे कंपेयर करेगा, मतलब पहले इससे कंपेयर करेगा, फिर इससे करेगा, फिर इससे करेगा, फिर इससे करेगा, इससे करेगा, इससे करेगा, इससे करेगा। कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन उसे करने पड़ेंगे ये पता लगाने के लिए कि ये एलिमेंट एक्चुअली इस पर्टिकुलर एरे में है ही नहीं, है ना। कितने एलिमेंट्स, कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे, जितने एरे में एलिमेंट हैं उतने नंबर ऑफ कंपैरिजन इसे करने पड़ेंगे। मान लो यहां तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 7। तो हाउ मेनी कंपैरिजन्स आर रिक्वायर्ड, 7 कंपैरिजन्स
are required to find that 10 is not present in this array, है ना। टोटल 7 कंपैरिजन एक एक करके मुझे करने पड़ेंगे, तब मुझे पता चलेगा कि इस एरे में वो एलिमेंट नहीं है। अगर मैं इस चीज को जनरलाइज कर दूं, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इफ n एलिमेंट या इन, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इन n एलिमेंट एरे, टोटल n comparisons needs to be done, है ना। तो क्या हो गई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कितनी हो गई, बिग ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बन जाएगी। तो वर्स्ट केस किसे कहते हैं, वर्स्ट केस वो है जहां पर मैक्सिमम नंबर, ऐसा सिचुएशन जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन अगर आपको करने पड़ जाए, तो दैट केस इज वर्स्ट केस। ठीक है, 3 तरीके से एल्गोरिथम को एनालाइज करेंगे। जैसे लीनियर सर्च का जो कोई एल्गोरिथम हमने बनाया, क्या एल्गोरिथम है, सिंपल जो एल्गोरिथम है कि 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को, जिस एलिमेंट को आप सर्च कर रहे हो उससे कंपेयर कर करके देखो, जब तक नहीं मिलता तब तक कंपेयर करो, जैसे मिल जाए बस उसके बाद आगे के एरे में कंपेयर मत करो, छोड़ दो। पहली बार जहां मिले आप बता दो कि यहाँ मुझे वो एलिमेंट मिला। तो वर्स्ट केस मतलब एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो आपको जितने एलिमेंट्स हैं सबसे कंपेयर करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड वर्स्ट केस, जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन आपको करने पड़ेंगे। दिस इज द मैक्सिमम टाइम योर एल्गोरिथम विल टेक टू गेट एग्जीक्यूटेड, है ना। बेस्ट केस क्या है, अब देखो बेस्ट केस क्या होगा, इसी में देखो। बेस्ट केस का मतलब है ये लो, 10 को सर्च करना है, 10 सबसे आगे पड़ा हुआ है, अगेन, है ना। x की वैल्यू क्या है, 10, 10 को मुझे सर्च करना है एट या फाउंड एट फर्स्ट कंपैरिजन ओनली, है ना। कितने कंपैरिजन करने पड़े, एक ही बेस्ट केस में एक ही कंपैरिजन में मिल गया, क्योंकि पहला ही एलिमेंट वो है जिसे हम सर्च कर रहे हैं, इसे क्या कहेंगे, बेस्ट केस। कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, बिग ऑफ 1, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग ऑफ 1। इस केस में बिग ऑफ 1 टाइम लिया, क्यों, क्योंकि कितने भी एलिमेंट हो हमें कंपैरिजन पहली बार में मिल रहा है ना, पहली बार में वो वैल्यू मिल रही है, तो ये कौन सा हुआ, बेस्ट केस, है ना। लेकिन बेस्ट केस इज ऑलवेज नॉट पॉसिबल, जरूरी थोड़ा है कि हर चीज जब आप कर रहे हो तो आपको मिनिमम टाइम में पहले ही रखी मिल जाएगी। तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि किसी भी एनालिसिस में हम वर्स्ट केस काउंट करके चलते हैं, कि ज्यादा से ज्यादा, बुरा से बुरा अगर बिल्कुल परफॉर्म नहीं करेगा या बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन है, उसमें भी आपका एल्गोरिथम कैसा परफॉर्म करता है, उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है उसी को हम सबसे ज्यादा कंसिडर करते हैं। अब एवरेज केस क्या हुआ, एवरेज केस का मतलब है कि यहाँ ये जो बीच में कहीं पर है, देखो इस तरह से एवरेज केस का मतलब हुआ कि जैसे सपोज 8 1 3 10 6 5 4, यहां पर जो एलिमेंट है फाउंड somewhere in the middle of array, कहीं एरे के बीचों बीच कहीं पर मिल जाएगा, तो क्या हुआ, एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन। अब इस केस में क्या होगा, अब देखो जरा ध्यान से समझो, अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने लगूं तो कैसे होगा। एवरेज केस का मतलब है कि किसी भी लोकेशन पे मिल सकता है और ऑन एन एवरेज उसका एवरेज निकाल लेंगे। मतलब मान लो अगर इस पोजीशन पे मिला, अगर वो फर्स्ट पोजीशन पे मिलता है तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे, 1। अगर वो सेकंड पोजीशन पे मिला तो नंबर ऑफ कंपैरिजन 1 2 2 करने होंगे। अगर वो थर्ड पे मिला तो 1 2 3 3 कंपैरिजन करने होंगे। अगर वो फोर्थ पे मिला तो 4 कंपैरिजन करने होंगे, एंड सो ऑन अप टू n। अगर लास्ट पोजीशन पे मिला तो n कंपैरिजन करने होंगे। तो हम एवरेज के लिए क्या करते हैं, मीन निकाल लेते हैं, मैक्सिमम मतलब एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन हमें निकालने हैं। कहाँ मिला, यहाँ मिला तो कितने, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, जितने नंबर ऑफ कंपैरिजन बनेंगे उन सबको अगर मैं n से डिवाइड कर दूं
तो मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाएगी, सीधी सीधी बात है। ये क्या है, 1 से लेके n तक। अब ये मुझे लगता है ये समझ में आ रहा होगा। अगर पहली जगह मिल गया तो एक कंपैरिजन, दूसरे पे मिला तो 2 कंपैरिजन, तीसरे पे मिला तो 3 कंपैरिजन, हम सारा फाइंड आउट कर लेंगे। किसी भी पोजीशन पे मिला और इसका एवरेज निकालने के लिए या मिडिल वैल्यू निकालने के लिए n से डिवाइड कर दो, एवरेज वैल्यू आ जाएगी। क्या है ये ऊपर वाली वैल्यू, क्या है, n इंटू n प्लस 1/2। 1 से लेके n तक टोटल n नंबर्स का, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। मैथ्स में ये बात पता है। और ये है आपका n, तो इस n से n कैंसिल हो गया, है ना। तो ये n से n कैंसिल हुआ, तो ये क्या आ गया, दिस इज ऑर्डर ऑफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ऑर्डर ऑफ n है, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ऑर्डर ऑफ n है, और बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 है। इसे कहते हैं किसी भी एल्गोरिथम की बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटीज फाइंड आउट करना, है ना। तो हम सर्चिंग की बात कर रहे हैं, कहीं समवेयर बीच में हमें कोई एलिमेंट मिला तो वो एवरेज केस होगा, अगर पहले ही एलिमेंट मिल गया वो बेस्ट केस होगा, अगर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो वर्स्ट केस होगा। इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो एरे आपको मिला है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो इसलिए जो ये वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस होते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इनपुट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिस इनपुट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इस बात को ही समझने के लिए एग्जाम में किस तरह से आएगा कि आप प्रोग्राम के थ्रू बताइए, तो सिंपल हमने क्या कर रखा है, लीनियर सर्च का प्रोग्राम बना रखा है। अब इस प्रोग्राम को समझने के लिए जो फर्स्ट ईयर में आपने फंक्शंस पढ़े थे ना, उनका ज्ञान होना जरूरी है। हालांकि एक बार मैं दोबारा जब मैं एरे पढ़ाऊंगी तो मैं हल्का सा इसको रिवाइज कराऊंगी, यहाँ पर मैं डायरेक्टली बता रही हूँ, ध्यान रखना। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन लिया, सर्च नाम का। सर्च नाम का फंक्शन है जो कि लीनियर सर्च का काम कर रहा है, ठीक है। अभी सिर्फ इस फंक्शन को समझो, उसके बाद वहां मेन में जाएंगे। ये सर्च नाम का फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, एक एरे लेगा एज इनपुट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं एरे में वो लेगा, और किस एलिमेंट को सर्च करना है वो लेगा। एक्स क्या है, जिस एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं वो एन है, एरे का साइज कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एरे में, और ए क्या है, ए आर आर क्या है, एरे। ये तीनों चीजें इस फंक्शन के अंदर आ गई। अब आपने क्या किया, 0 से लेके n-1 तक का लूप चला दिया, और हर एक वैल्यू को, ए ऑफ आई की हर एक वैल्यू को एक्स के साथ आपने कंपेयर करके देखा। अगर कोई वैल्यू बराबर आती है, मतलब एलिमेंट मिला, तो वहां पर आप क्या कर देंगे, रिटर्न आई, मतलब आई वाली जो लोकेशन होगी वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगी जब आप फंक्शन को कॉल करोगे, तो ये बता देगा नेचुरली। अगर यहाँ पे कहीं रिटर्न होगा तो बताएगा कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे रिटर्न हुआ। और अगर पूरे एरे में कहीं नहीं मिलता तो उस केस में क्या होगा, ये लूप पूरा चल जाएगा, ये वैल्यू ट्रू ही नहीं होगी, कभी ये कंपैरिजन ट्रू ही नहीं होगा। चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। चलो मान लो 4 एलिमेंट का एरे ले लेती हूँ, है ना। ये है ए आर आर, और मैं लिख रही हूँ 8 4 3 9, ये एरे है, ठीक है। और हम सर्च कर रहे हैं 3 को, ठीक है। एक्स की वैल्यू जो है वो 3 है। चलो इस तरह से इसको कोड को चला के दिखाती हूँ, हालांकि फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है तुमने ये, फिर भी एक बार देख लो। एक्स की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब इधर से देखो, अच्छा ये 1 10 30 50 दे रखा है एरे ऑलरेडी। चलो इसी को लिख लेते हैं। ये लो, ये एरे है, ए आर आर एरे का नाम है, और एलिमेंट्स हैं 1 10 30 और 50, ठीक है बेटा। ये है 0 1 2 3 एरे के इंडेक्स है। एक्स की वैल्यू है 30 जिसे हमें सर्च करना है, ऑलरेडी गिवन है। अब देखो अब क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, हमें यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट पास करने हैं। जब हमें फंक्शन बनाना है तो फंक्शन में कैसे पता चलेगा लूप कितनी बार चलेगा, हमें क्या करना है, शुरू से लेके आखिरी तक सारे एरे के एलिमेंट्स को चेक करेंगे हम, है ना, 1 बाय 1। तो हमें पता चलना चाहिए कि एरे कितने में कितने एलिमेंट्स हैं, ये कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट हमें फंक्शन को देने पड़ेंगे कि ये लो नंबर ऑफ एलिमेंट, ये लो एरे, और एरे का बेस एड्रेस, और ये लो साथ में क्या एलिमेंट आपको सर्च करना है उसको ले लो। तो आपने यहाँ पर क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट को आपने कंप्यूट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट करोगे, ये पूरा का पूरा एरे कितना साइज ले रहा है मेमोरी में, अगर ये इंटीजर है और एक इंटीजर मान लो 4 बाइट ले रहा है, तो 4 4 4 4 कितना 16 बाइट इस पूरे के पूरे एरे ने ले लिए, 16 बाइट लिए इस पूरे एरे ने, है ना। 4 4 4 4, अरे 16 नहीं, 4 रेज टू द पावर 1 2 3 4, हाँ 16 बाइट्स इसने, 16 बाइट इसने मेमोरी में ले लिए, है ना। और नंबर ऑफ एलिमेंट आपको निकालना है, एक एलिमेंट 4 बाइट लेता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए, 4। वो काम हमने यहाँ कर रखा है। साइज ऑफ एरे
ये एरे कितना साइज ले रहा है डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ARR ऑफ 0। तो इसी भी एक एलिमेंट का साइज, मतलब जो भी एक एलिमेंट साइज ले रहा होगा उससे डिवाइड कर दिया तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल गए। जरूरी नहीं है आप ऐसे ही करोगे, आप यूजर से नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ लो, इनपुट करा लो, उस वैल्यू को पास कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक लिखने का तरीका है, इस पे स्टक मत हो जाना कि यहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ पर 4 भी लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। तो या फिर आप इस n को ग्लोबल डिक्लेयर कर लो। ग्लोबल का मतलब क्या है कि किसी भी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर कर लो, तो उस केस में n की जो भी वैल्यू इनपुट होगी वो दूसरे फंक्शन पे भी विजिबल होगी। यहाँ इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये जो n आपने लिया यहाँ पर, ये इंट n आपने लिया, ये लोकल वेरिएबल, ये यहाँ पर आपने इंट n जो लिया ये लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन का, है ना। जैसे ही मेन से बाहर जाओगे ये जो n है ये विजिबल नहीं होगा, तो इसलिए n की वैल्यू को आपको यहाँ पर भेजना पड़ेगा फंक्शन में, क्योंकि फंक्शन यूज करेगा n की वैल्यू को, है ना। मुझे लगता है ये बात समझ आ रही होगी। तो क्या हुआ, एक एरे लिया हमने 4 एलिमेंट का, फिर एक वैल्यू जिसे हमें सर्च करना है वो बता दी, एलिमेंट जो एरे है उसका साइज निकाल लिया, है ना। कैसे निकलेगा, टोटल एरे का जो साइज है, जितने बाइट्स वो ले रहा है टोटल, डिवाइडेड बाय एक एलिमेंट का साइज, पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, वो हमने वैल्यू यहाँ से निकाल ली। और देखो फिर हमने सीधा फंक्शन को कॉल किया, सर्च किया है फंक्शन का नाम, एरे का एड्रेस पास कर दिया, एरे का बेस एड्रेस पास किया। मतलब अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि ये क्या है, देखो मान लो ये है 100, ये है 104, 4 बाइट का अगर एक एलिमेंट है 104, ये है 108 और ये है 112, 4 बाइट मान लो एरे का एलिमेंट ले रहा है। तो उस केस में हमने ये 100 जो है, ये जो है 100, ये हमने पास कर दिया, दिस इज बेस एड्रेस ऑफ एरे। बेस एड्रेस ऑफ एरे का नाम जो होता है वो क्या होता है, उसका बेस एड्रेस होता है। याद करो, एरे का जो नाम होता है वो एक्चुअली एक पॉइंटर वेरिएबल होता है, हमेशा ध्यान रखना। एरेज नेम इज द बेस एड्रेस ऑफ एरे। अगर आप खाली एरे का नाम लिखते हैं, कोई इंडेक्स नहीं लगाते हो, तो दैट मीन्स यू आर टेलिंग द एड्रेस, बेस एड्रेस ऑफ द एरे, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे, और यू कैन से द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, ये जहां से एरे एलोकेट होना शुरू हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। तो आपने क्या बता दिया कि भाई ये एरे है, यहां से यूज होना शुरू हुआ, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और इसको सर्च करना है। ये 3 चीजें आपने इसके अंदर पास की। ये किस तरह की कॉल है, ये मिक्स्ड कॉल है। ये कॉल बाय रेफरेंस है, जहां पर आप एड्रेस पास कर रहे हैं, ये दोनों कॉल बाय वैल्यू हैं, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड कॉल, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस दोनों यूज कर रहे हैं आप इसमें। अब क्या हुआ, जैसे ये एरे आपने पास किया, फंक्शन की डेफिनेशन में आपने लिखा ARR, ये फॉर्मल पैरामीटर हो गया। ये इंट n के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक n है, वो n की वैल्यू यहाँ कॉपी हो जाएगी, वो x की वैल्यू यहाँ कॉपी हो जाएगी। इस तरह से आपने काम कर लिया, सेम वेरिएबल के नाम ले रखे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। एरे का एड्रेस पास किया, उसको दिखाने के लिए यहाँ लिख दिया। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे, इंट एस्ट्रिक ARR, तो भी एक ही बात होती, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं। मतलब अगर हम किसी एरे को फंक्शन में पास करते हैं तो उसको लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो आप इस तरह से खाली एरे का नाम यहाँ से पास करो और यहाँ ब्रैकेट लगा दो, नाम लिख के ब्रैकेट लगा दो, या फिर एक पॉइंटर की तरह लिख दो, बात एक ही होती, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अब जब आपने ये सारे एलिमेंट्स यहाँ भेज दिए, तो अब आपने क्या किया, 1 by 1 0 से लेके n-1 तक हर एक एलिमेंट को आपने x से कंपेयर किया। कैसे, चलो जब i की वैल्यू 0 है, चेक करो, जब i की वैल्यू 0 है तो आपने किसे कंपेयर किया, i लेस देन n, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, है ना, n की वैल्यू 4 है, 0 लेस देन 4, ट्रू है तो आप आए, ARR ऑफ 0 क्या है 1, 1 इज इक्वल टू x, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हुई, आप फिर वापस, इसके अंदर कुछ नहीं हुआ, आप फिर वापस गए, i की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई है, 1 हो गई i की वैल्यू, फिर आप आए 1 लेस देन 4, ट्रू है तो यहाँ गए, ARR ऑफ 1 क्या है 10, 10 इज इक्वल टू 30, फॉल्स है तो फिर इसके अंदर नहीं गए, इसके अंदर, फिर लूप कंप्लीट हुआ, फिर आपने i की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, i की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, है ना, 2 हो गई। भाई पहले 0 से शुरू हुई थी i की वैल्यू, ये देखो i है, इसकी वैल्यू इनिशियली 0 थी, पहली बार में आपने ऐसे अपडेट करके 1 किया, फिर अपडेट करके आपने ऐसे कर दिया 2, अब 2 लेस देन 4, ट्रू है तो फिर आप आए, ARR ऑफ 2 क्या है 30, 30 इक्वल टू x, 30 ट्रू, जैसे ट्रू हुआ ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। रिटर्न करने का मतलब क्या होता है कि ये जो फंक्शन है ये इमीडिएटली जो कंट्रोल होगा फंक्शन से कहाँ जाएगा, जहां ये फंक्शन कॉल किया गया, i को रिटर्न किया, कहाँ रिटर्न हुआ, इमीडिएटली ये जो i है ये यहाँ रिटर्न हुआ और बस i की वैल्यू आ गई। तो यहाँ क्या लिखा, %d, मतलब x इज प्रेजेंट एट इंडेक्स दिस, है ना, इंडेक्स 2 पर ये प्रेजेंट है, बस ये बता देगा। x क्या है 30 इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 2,
इस तरह से ये डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमने जो फर्स्ट ईयर में प्रोग्राम बनाया था लीनियर सर्च का, वो विदाउट फंक्शन बनाया था। यहाँ मैंने जानबूझ के फंक्शन बनाया क्योंकि यहाँ डेटा स्ट्रक्चर में एग्जाम में, हालांकि ये लीनियर सर्च में फिर से पढ़ाऊंगी आपकी, मेरे ख्याल से थर्ड यूनिट है या मेरे ख्याल से थर्ड ही यूनिट है, जहां पर सर्चिंग सॉर्टिंग अलग से आप पढ़ेंगे, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, सारी सॉर्टिंग टेक्निक पढ़ेंगे, वहां ये प्रोग्राम में फिर से रिपीट करूंगी। लेकिन ये बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने ये फंक्शन यहाँ पर बनाया है। और यहाँ डेटा स्ट्रक्चर में हम जो भी प्रोग्राम बनाएंगे कोशिश करेंगे वो फंक्शन के टर्म में बनाएं, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा नहीं आता कि पूरा लीनियर सर्च का प्रोग्राम बनाओ। एग्जाम में आ जाएगा राइट अ फंक्शन फॉर सर्चिंग एन एलिमेंट यूजिंग लीनियर सर्च, तो आपको ये फंक्शन लिख के आना है। तो इसलिए आपको फंक्शन बनाना सीखना है, एरे को कैसे पास करते हैं फंक्शन के अंदर, इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये जो कोड है इसको यहाँ से कॉपी करके और अपने सिस्टम पे चला के देखना पूरा ये एग्जैक्टली कैसे चलता है। ठीक है, तो जो जो कोड आप यहाँ बना रहे हैं उन सारे कोड्स को कोर्स में इंप्लीमेंट करके देखना। ठीक है बेटा, इस तरह से समझ में आएगा सारा। तो क्या हुआ यहाँ पर, दो, अब आप ये काम बहुत तरीके से कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप एरे को यहाँ इनिशियलाइज ना करें, है ना, ये वैल्यू भी आप यूजर से पूछ लें। लेकिन मुझे ये प्रोग्राम बनाना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं था, मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस एनालिसिस कैसे शो करूं, उसके लिए मैंने ये सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, एन की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर दिया, डायरेक्टली मैंने वैल्यूज यहाँ दे दी, यूजर से नहीं पूछी। जब हम एक जनरल प्रोग्राम बनाएंगे तो ये सारी चीजें हम यूजर से इनपुट कराएंगे। ठीक है, उस तरह से ये प्रोग्राम चेंज हो जाएगा। तो आपका एग्जाम में अगर कोई पूछता है कि वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती हैं, कैसे निकलती हैं, तो आप लीनियर सर्च के प्रोग्राम के थ्रू इस बात को अच्छे से समझा सकते हो। ये एग्जाम्पल देके भी बता सकते हो कि अगर ये इस तरह से अलग अलग नोटेशंस जो होती हैं वो काम करती हैं। ठीक है, अब देखिए वही जो चीज मैंने लिखी थी वही मैंने यहाँ पर अलग से बता दी, ताकि जब पढ़ो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। वर्स्ट केस एनालिसिस क्या होता है, मोस्टली यूज होता है कहाँ पर, इसको रीड आउट कर लेना, कहाँ पर, जहाँ जो एल्गोरिथम में ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशन जहाँ उसे करने पड़ते हैं, एल्गोरिथम की मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो होती है वो वर्स्ट केस से ही पता चलती है। भाई बुरी सी बुरी सिचुएशन में एल्गोरिथम कितना टाइम ले रहा है उसी से पता चलता है कैसे परफॉर्म करेगा। और अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, वर्स्ट केस एनालिसिस करते हुए हम क्या करते हैं, अपर बाउंड निकालते हैं। जब भी हम एल्गोरिथम का रनिंग टाइम निकालेंगे हम उसका अपर बाउंड निकालेंगे। अपर बाउंड का मतलब सीलिंग, अपर बाउंड मतलब इससे ज्यादा रनिंग टाइम नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमें अगर मान लीजिए कोई काम कराना है, हमें एस्टिमेट चाहिए, मुझे अपने घर में एसी लगवाना है। ठीक है, मैं एक शॉप पे गई और मैंने उससे कह दिया कि भाई आप मुझे एस्टिमेट बता दीजिए कि मैक्सिमम कितना अमाउंट मुझे रखना है कि मुझे एक अच्छा एसी मिल जाएगा। मैक्सिमम अमाउंट बता दो, उसके ऊपर नहीं जाएगा, है ना। अब मैंने अपनी रिक्वायरमेंट आपको बता दी, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मुझे मैक्सिमम अमाउंट बताओ। मिनिमम अमाउंट बता दो कि एटलीस्ट इतने का तो आएगा ही आएगा, इससे कम का एसी आपको नहीं मिलेगा। और एक एवरेज अमाउंट बता दो ऑन एन एवरेज कि हाँ भाई, कि जब जैसे किस तरह, मान लो मैंने कहा कि 60,000 का बहुत अच्छा एसी आपको मिल जाएगा, वो अपर बाउंड है, उससे ऊपर जाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, उससे ऊपर का एसी आपको नहीं लेना। ठीक है, फिर लोअर बाउंड का क्या मतलब है, मिनिमम। मिनिमम मतलब कम से कम 25,000 का, 25-26,000 का तो मिनिमम आएगा ही आएगा, है ना, उससे कम का आपको एसी नहीं मिलेगा। और एवरेज का क्या मतलब हो गया, इनके बीच की कोई वैल्यू, भाई ठीक ठाक सा जो आएगा, ना मिनिमम ना मैक्सिमम, वो 35-40 तक का आपका अच्छा एसी आ जाएगा। तो इन तीन चीजों को हम बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज बोलते हैं। ठीक है, तो बेस्ट केस, वर्स्ट केस क्या हुआ, सबसे ज्यादा महंगा से महंगा। वर्स्ट केस में क्या हुआ, अपर बाउंड सबसे ज्यादा कितना हो सकता है, लोअर बाउंड मतलब बेस्ट केस कम से कम कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अगर बेस्ट से केस आपने दे दिया, मतलब मैक्सिमम एडवांटेज आपने किसी चीज को दे दिया, तो भी वो कितना टाइम ले रहा है, वो उसका बेस्ट केस होगा। मतलब लोअर बाउंड कम से कम इतना तो होगा ही होगा, लोअर लिमिट। और एवरेज बाउंड जो होगा उसको क्या कहेंगे, वो बीच में आ रहा है उसे कहेंगे एवरेज बाउंड। ठीक है, एवरेज केस। तो इस तरह से इस आइडिया के साथ हम आगे चलेंगे। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी लिख रखी हैं, जो मैंने बताया वो यहाँ पर मैंने अलग से लिखा हुआ। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका बेस्ट केस एनालिसिस, रेयरली यूज होता है ना। और ये हो गया आपका एवरेज केस एनालिसिस। ये सारी चीजें थ्योरी के लिए लिखी हुई हैं ताकि एग्जाम में आए तो इससे रीड आउट करके ठीक से लिख के आ सको। ठीक है, ये सब कुछ मैंने समझा दिया। अब देखिए, अब अगला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होती हैं, जैसे हमने अभी कहा कि जब भी हम किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी जब एल्गोरिथम की रिप्रेजेंट होती है तो मैथमेटिकली आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन बेसिकली वो मैथमेटिकल टूल है जिसकी हेल्प से आप किसी भी एल्गोरिथम की वर्स्ट केस, बेस्ट केस या एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटीज को लिखते हो, डिनोट करते हो। ठीक है, पढ़ो। These notations are mathematical tools to represent the complexities.
Asymptotic notations are used to write fastest and slowest possible running time for an algorithm. Fastest का मतलब क्या? बेस्ट केस. स्लोएस्ट का मतलब वर्स्ट केस. सबसे जल्दी जो हो जाएगा वो बेस्ट केस, जो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा वो वर्स्ट केस. उन्हें लिखने के लिए हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का यूज करते हैं. वी डिराइव द कॉम्प्लेक्सिटी कंसर्निंग द साइज ऑफ इनपुट. किसे कंसीडर करते हैं? इनपुट साइज के हिसाब से डिपेंड करती है. ठीक है, तीन तरह की एसिम्प्टोटिक नोटेशन है. मेजर होती और भी हैं दो, लेकिन उनके बारे में बात नहीं करेंगे. स्मॉल ओमेगा और स्मॉल ओ नोटेशन और होती हैं. कि कौन कौन सी है? बिग ओ, बिग ओमेगा और थीटा. ये तीन ऑपरेशन आपको यहाँ पर बात करनी है. अब इनमें से जो बिग ओ नोटेशन है ये आपकी वर्स्ट केस के लिए होती है. ओमेगा जो होती है ये बेस्ट केस के लिए होती है. ठीक है, और ये जो होती है थीटा ये होती है एवरेज केस के लिए. ठीक है, या आप ये कह सकते हैं ये अपर बाउंड है, ये लोअर बाउंड है और ये एवरेज बाउंड है, मीडियम बाउंड. ठीक, और लिख देते हैं अपर बाउंड, दिस इज लोअर बाउंड एंड दिस इज मीडियम बाउंड या एवरेज बाउंड. ठीक, देखो अब समझो, एक एक करके इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं. देखो बेटा ध्यान से समझना. सबसे पहले तो एग्जाम में इनकी डेफिनेशंस लिखने के लिए आती हैं. तो ये जो यहाँ लिखा है ना बॉक्स के अंदर, ये एज इट इज आपको याद होना चाहिए. और ये जो ग्राफ है ये आपको याद होना चाहिए. बस अभी समझा दूंगी, तुरंत याद रहेगा. ठीक है, अपर बाउंड ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम. बिग ओ नोटेशन क्या देती है? अपर बाउंड देती है, सबसे ऊपर, इससे ऊपर नहीं हो सकता. सीलिंग वैल्यू. इट गिव्स द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, जो मैंने अभी बताया आपको. मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय एल्गोरिथम, मतलब अगर मैं कहूं बिग ओ ऑफ एन, तो इसका मतलब एन से ज्यादा टाइम उसको नहीं लगेगा. अब डिपेंड करेगा एन का साइज कितना है, एन की वैल्यू क्या है. ठीक है, तो मैक्सिमम कितना लगेगा, अपर बाउंड जो प्रोवाइड करेगा वो आपकी बिग ओ नोटेशन प्रोवाइड करती है. अब उसको फॉर्मली कैसे लिखते हैं? बिग ओ नोटेशन का फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? देखिए, यहाँ हमारे पास दो फंक्शन है, एफ एन और जी एन. कैसे हैं? इफ एफ एन डिस्क्राइब्स द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम, किसी भी एल्गोरिथम का रनिंग टाइम जो है उसे हम एफ एन से डिनोट कर रहे हैं, है ना. तो एफ एन इज बिग ओ ऑफ जी एन इफ. इफ का क्या मतलब है? ये कैपिटल, ये इफ जो है ये डबल इफ है, ध्यान रखना. ये जो इफ है इसे दो बार लिख देती हूँ. इफ, इफ कैप दो बार है ये. इसका मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ. अगर मैंने दो बार एफ लिखा है तो इसका मतलब क्या है? इफ एंड ओनली इफ. इसके अलावा कोई और सिचुएशन नहीं हो सकती. तो अगर एफ एन हमारा रनिंग टाइम है किसी एल्गोरिथम का, तो हम कह सकते हैं एफ एन कैन बी रिटन एज बिग ओ ऑफ जी एन इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट सी एंड एन जीरो. दो पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं सी और एन जीरो, दो कांस्टेंट हैं. ऐसे कांस्टेंट्स कि एफ एन की जो वैल्यू है वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी रहेगी एंड इट विल ऑलवेज बी लेस देन सी मल्टीप्लाइड बाय जी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो. ये जो फॉर्मल डेफिनेशन है, इस फॉर्मल डेफिनेशन को जरा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद डायग्राम पे वापस आए. देखिए, हमने क्या कहा कि एफ एन की वैल्यू है 3n+2 और जी एन की वैल्यू है n, और आपको क्या प्रूव करना है? एफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी एन. मतलब ये प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? एफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाय जी एन. एफ एन शुड बी लेस देन इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाय जी एन. आपको ये प्रूव करना है ना. अब ये प्रूव करने के लिए किस तरह से आप इसे लिखेंगे? एफ एन को लिख लो. सबसे पहले एफ एन की वैल्यू लिखी आपने, क्या है? 3n+2. ठीक है, और यहां लिख लो जी एन. जी एन की वैल्यू क्या है? n. ठीक बात है. अब हम ये देखेंगे कि n की डिफरेंट वैल्यूज पर क्या हम ये बात कह सकते हैं कि एफ एन की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा, चाहे n की कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक n की वैल्यू के बाद इसकी एफ एन की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी सी मल्टीप्लाइड बाई जी एन से कम ही रहेंगी. इस बात को कैसे एनालाइज करते हैं वो समझो. मान लो अब मैं एक एक करके n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रही हूँ. तो इसकी वैल्यू क्या आई? एफ एन की वैल्यू कैलकुलेट करो सबसे पहले. क्या आई? n की वैल्यू 1 है, तो 3 × 1 + 2 कितना आया? 5. ठीक है,
अब अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करूं तो इसकी वैल्यू क्या आई 1 हो गया। अब अगला देखो, n की वैल्यू 2 पुट की, तो 2 पुट करने पर क्या आया 3 इंटू 2 मतलब 6 प्लस 2 मतलब 8, 3 इंटू 2 प्लस 2 8 आ गई। और यहाँ पर अगर 2 पुट किया तो 2 आया, ठीक है। फिर n की वैल्यू 3 पुट की, n की वैल्यू 3 जैसे रखी क्या हुआ 3 इंटू 3 प्लस 2 11 है ना, और यहाँ क्या आया 3। तो यहाँ तो देखने से ही समझ में आ रहा है, सीधी सीधी बात है कि 3n प्लस 2 तो हमेशा ही n से बड़ा होगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने n को, कोई ऐसी पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती n की जो 3n प्लस 2 को n से बड़ा कर दे, हो ही नहीं सकती। आपको अपर बाउंड निकालना है, तो आपको अब क्या करना है, अपर बाउंड निकालने के लिए आपको दो टर्म कैलकुलेट करने हैं, c और n0। ये दो पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं जिन्हें आपको आइडेंटिफाई करना है। c क्या है, c वो कांस्टेंट है जिसे आप gn के साथ मल्टीप्लाई करोगे, है ना। और n0 वो नंबर है जिसके बाद, जिस n की वो वैल्यू जिसके बाद fn जो है वो c मल्टीप्लाइड बाई gn से हमेशा या तो बराबर होगा या बड़ा छोटा होगा, ठीक है। ये चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो ये तो हमें देख के समझ में आ रहा है कि इस तरह हम n की वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे तो मुझे कभी भी ये जो fn की वैल्यू है ये gn से छोटी मुझे कभी नहीं, मतलब हमेशा बड़ी मिलती रहेगी। अब हमने क्या किया, अब जरा ध्यान से समझना, fn क्या लिखा हुआ है 3n प्लस 2। इस तरह के जब केसेस आते हैं, जब आपको कॉम्प्लेक्सिटीज निकालनी होती हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, ये जो 2 होता है ना, इसे भी आप ऐसे कंसिडर कीजिए। देखो ये जो 2 है इसे भी आप ऐसे कंसिडर कीजिए कि ये पूरा का पूरा, मान लो यहाँ भी n होता तो ये क्या होता 3n प्लस 2n क्या होता 5n। अप्रोक्सीमेशन के लिए 3n प्लस 2 लिखा है ना, तो यहाँ भी n अज्यूम करके आप लिख लो 3n प्लस 2n है, तो ये है 5n। तो ये 5 वो वेरिएबल, ये 5 वो नंबर मिल गया मुझे जिसे मैं मल्टीप्लाई करूंगी n के साथ। इस तरह से मुझे ध्यान रखना है c की वैल्यू निकालने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि ये जो c की वैल्यू है इसको 5 रख के देखते हैं। भाई 3n प्लस 2 जो है वो हमेशा 5n से तो कम ही रहेगा मेरे हिसाब से, और वो 5n कहां से निकाला मैंने यहाँ से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब इस n को मैंने चेंज कर दिया 5 मल्टीप्लाइड बाय n से। मैंने कहा कि ये gn नहीं है, नाउ दिस इज c इंटू gn, दिस इज c इंटू gn, है ना। c की वैल्यू मैंने ले ली 5 और gn की वैल्यू है n। अब मैंने ये मान लिया, ठीक है। अब कैलकुलेट करके देखो, जब n की वैल्यू आपने 1 रखी तो ये क्या आ गया 5, ये देखो ये तो 5 आ गया, इसकी वैल्यू 5 थी इसकी भी 5 आ गई। जब आपने n की वैल्यू 2 रखी तो इसकी वैल्यू 8 है और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10, बड़ी हो गई इससे। जब आपने n की वैल्यू 3 रखी तो इसकी वैल्यू कितनी है 11 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मतलब 15। अब आप n की वैल्यूज को इंक्रीज कर दो, n की वैल्यू मान लो आपने कर दी 4, n की वैल्यू आपने कर दी 4, तो इस केस में 3 इंटू 4 प्लस 2 कितना आया 14, है ना। और यहाँ कितना आया, n की वैल्यू आपने 4 की तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20, ये लो 20 आ गई। आगे बढ़ाओ और n की वैल्यू 5 कर दी, 5 कर दी तो ये क्या आया 3 इंटू 5 प्लस 2 कितना आया 17, और यहाँ पर क्या आ गया 5 5 जा 25। 6 कर दी कितना आया 3 इंटू 6 प्लस 2 मतलब 20, है ना। और ये 6 करने पे आ गया 30। तो ये हम देख पा रहे हैं कि कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू के बाद, देखो शुरू से ही n की वैल्यू 1 है, उसके बाद से n की जितनी भी बड़ी वैल्यूज हैं उन सभी वैल्यूज पर ये जो c मल्टीप्लाइड बाई gn है, या तो ये फंक्शन उसके बराबर है या फिर उससे छोटा है, इसकी वैल्यू या तो बराबर है या छोटी है। तो हम क्या कह सकते हैं, हमने यहाँ पर दो चीजें निकाल ली, क्या क्या, c की वैल्यू तो है 5, वो कांस्टेंट जिसे हम gn में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद जो हम fn की वैल्यू निकाल रहे हैं वो हमेशा c ऑफ gn से या तो बराबर है या छोटी है। n की किस वैल्यू पर ये काम हुआ, n की वैल्यू n0 जिस पर ये काम हुआ वो थी 1। देखो n0 इज 1, ये वो वैल्यू है जिस पर या तो इक्वल और इस वैल्यू के बाद जो वैल्यूज है वो बढ़ती चली गई, है ना। तो हमें क्या करना है, अगर हम ऐसी दो वैल्यूज निकाल पाए तो हम कहेंगे कि यस fn कैन बी सेड एज बिग ऑफ gn। हम कहेंगे कि हाँ इसका मतलब gn जो है वो fn का अपर बाउंड है, इसका मतलब ये है ना। तो क्या मतलब हुआ, तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया।
इसे कहते हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस. यस, Fn it will always be less than equal to C of Gn for C is equal to 5 and N0 is equal to 1. ये दो कांस्टेंट वैल्यूज पर Fn जो होगा वो हमेशा इससे कम ही रहेगा. तो इससे क्या कहेंगे कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता. दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज द अपर बाउंड. अपर बाउंड और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन. ठीक है, अब देखो वापस डेफिनेशन. Fn रनिंग टाइम है. Fn is big O of Gn if there exists a positive constants C and N0 such that Fn is always less than equal to C into Gn for all n greater than equal to N0. N0 से ऊपर या N0 के बराबर जितने भी वैल्यूज हैं उन सब पर ये जो इक्वेशन है ये होल्ड करनी चाहिए. तब कहेंगे हम कि Fn can be said as big O of Gn. तो हम ये क्या कहेंगे कि Fn is big O of Gn. ओनली एंड ओनली अगर हम कोई ऐसा कांस्टेंट आइडेंटिफाई कर लें जो N0 से बड़ी सारी वैल्यूज के लिए Fn की वैल्यू C of Gn से कम रहे. अब इस चीज को यहाँ पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये क्या है, इनपुट साइज है ना, और ये क्या है, ये फंक्शन है. कॉम्प्लेक्सिटीज आप कैलकुलेट कर रहे हैं. क्या हुआ, ये देखो, ये एक पॉइंट है. ये देखो, कलर चेंज कर लेती हूँ उसका. ये पॉइंट है, ये पॉइंट. इस पॉइंट के बाद कौन सी वैल्यू है, ये N0. इस वैल्यू के बाद जैसे 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 आगे आपके फंक्शन चलेंगे तो देखो Fn की जो भी वैल्यू है वो C of Gn से हमेशा छोटी ही रहेगी, इसी एरिया में रहेगी. देखो N0 के आगे Fn की जो भी वैल्यू है वो C of Gn के अंदर अंदर ही रहेगी. जैसे C of Gn के अंदर अंदर ही रहेगी. इसीलिए कहते हैं कि ये Fn का अपर बाउंड है, सीलिंग है. इससे ऊपर Fn की वैल्यू नहीं निकल सकती. लेकिन N0 से पहले ऊपर नीचे कहीं भी जा सकती है. N0 वो नंबर है, N की वो वैल्यू है जहां हम ये अभी पता नहीं लगा पा रहे. हमने वो वैल्यू फाइंड आउट कर ली N0 की जिससे ऊपर ऊपर सारी की सारी ये जो कंडीशन है होल्ड करती है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक वैल्यू के लिए ऐसा होगा. एक लेवल पर जाके N की वैल्यू को जब हम बढ़ाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक पर्टिकुलर N की वैल्यू जिसे हम N0 कह रहे हैं उससे ऊपर जितने भी फंक्शन की वैल्यू आएगी वो हमेशा C of Gn से कम ही आएगी. ठीक है, इसे कहते हैं बिग O नोटेशन. इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिखने को आती है. तो मैंने कोशिश करी है कि ये रटनी ना पड़े, आप इसे यहाँ से पढ़ लें, समझ लें और इस एग्जाम्पल के थ्रू आप इसे बना के दे दें, बहुत पूरे नंबर मिलेंगे आपको. ठीक है बेटा. फिर आती है बिग ओमेगा नोटेशन. बिग ओमेगा नोटेशन उसी बात को कहती है, उल्टा कहती है. क्या कि ये लोअर बाउंड कह रहा है कि Fn को, ये क्या है, ओमेगा. Fn इज ओमेगा ऑफ Gn. देखो Fn इज omega of Gn. This is omega, big omega. Omega of Gn if and only if there exists a positive constant. Again वही C और N0 के लिए क्या होना चाहिए, Fn should always be greater than C multiplied by Gn. वहां लेस देन इक्वल टू था, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है. तो देखो क्या होगा, N0 की वैल्यू के लिए एक ऐसा पॉइंट आपको मिल जाएगा कि जब उससे हम आगे चलेंगे तो जितनी भी वैल्यूज Fn की आएंगी वो C of Gn से ज्यादा ही ज्यादा आएंगी, C मल्टीप्लाइड बाई Gn से ज्यादा आएंगी. ठीक है, C इंटू Gn से हमेशा बड़ी वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी. इसे कहते हैं क्या, ओमेगा नोटेशन, या दिस इज कॉल्ड लोअर बाउंड. लोअर बाउंड मतलब कि ये इसका लोअर बाउंड है, इससे नीचे ये वैल्यू कभी नहीं जा सकती, इसके ऊपर कुछ भी हो सकता है. ऊपर खोल दिया, नीचे बाउंड कर दिया. यहाँ देखो क्या किया था, यहाँ ऊपर बाउंड कर दिया तो नीचे ओपन था. ठीक है ना, बस इस तरह से लिखो. अब बिग ओमेगा का एग्जांपल ले लो, वही एग्जांपल है. इसमें हमने क्या किया, Fn को n ले लिया और Gn को 3n+2 ले लिया. तो क्या प्रूव करना है हमें, Fn इज ग्रेटर देन इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाय Gn. ये प्रूव करना है ना. अगर हम कहेंगे Fn कैन बी रिटन एज ओमेगा ऑफ Gn तो हम क्या प्रूव करेंगे, Fn इज ग्रेटर देन इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाय Gn. अब लिखो, चलो Fn में डायरेक्टली लिख रही हूँ, मैंने बता दिया एक बार कैसे निकलता है. n should be greater than equal to 3n+2. अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये देखने में लग रहा है ऐसा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है ना. अब मुझे C की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये चीज पॉसिबल है. कैसे फाइंड आउट करेंगे, n मल्टीप्लाइड बाय C इंटू 3n+2.
यही तो फाइंड आउट करना है। अब मुझे ये बताओ सी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, सी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अब सी की वैल्यू 1 2 3 अगर रखेंगे तो ये टर्म तो बड़ा होता चला जाएगा। हमें क्या करना है, इस टर्म को छोटा करना है, इसे बड़ा बनाना है। तो क्यों ना हम सी की वैल्यू ऐसी रखें कि वो फ्रैक्शन हो और फ्रैक्शन में नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा हो। तो कैसे, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सी की वैल्यू मान लो मैंने रख ली 1 अपॉन सपोज 5, सी की वैल्यू मैंने रख ली 1 अपॉन 5 इंटू 3n प्लस 2, लेट c इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। क्या होगा, ये 5 इधर चला गया, व्हाट इज दिस, दिस इज 5n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3n प्लस 2। ये तो सही है बात, आप रख के देखो सारे फंक्शंस में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n की किसी भी वैल्यू के लिए, अगर मान लो मैं n की वैल्यू 1 रखूं तो ये 5 आएगा, और ये क्या आएगा, ये भी 5 आएगा। n की वैल्यू 2 रखूं तो ये 10 आएगा, और ये क्या आएगा, 6 प्लस 2 8 आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि n फॉर एंड n0 इज इक्वल टू 1, है ना, n की वैल्यू 1 के लिए और c की वैल्यू 1/5 के लिए वी कैन से दैट fn is always greater than equal to gn, p इंटू, या लिख सकते हैं इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ gn। इस तरह से आपको बताना है कि कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जिन पर ये बात जो है ये सही होल्ड हो रही है। तो देखिए, अगर हम c की वैल्यू 1/5 रख दें तो n0 मतलब n की 1 वैल्यू से ही ये जो फंक्शन है ये इससे बड़ा होता चला जाएगा। इस तरह से आपको ये बताना है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया इसका लोअर बाउंड, तो मतलब ये इससे तो बड़ा ही बड़ा होगा। तो लोअर बाउंड या बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम ओमेगा नोटेशन का यूज करते हैं। एक एक एग्जांपल याद रखोगे, ये भी मोर देन सफिशिएंट है, बस लिख के आने के लिए इसको ध्यान रखना। फिर थर्ड आती है आपकी थीटा नोटेशन। ये क्या करती है, देखो ध्यान से समझना। जो आपकी बिगो थी उसने अपर बाउंड प्रोवाइड किया कि इससे ज्यादा नहीं हो सकती, जो आपकी ओमेगा थी उसने लोअर बाउंड प्रोवाइड किया कि इससे कम नहीं हो सकती। थीटा नोटेशन एवरेज बाउंड प्रोवाइड कर रहा है कि इन दोनों के बीच में होगी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ये भी होल्ड होना चाहिए और ये भी होल्ड होना चाहिए। देयर शुड बी टू, अब यहाँ तीन कांस्टेंट आ गए, C1 C2 और n0, तीन कांस्टेंट है, C1 C2 एंड n0। देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव डिस्क्राइब रनिंग टाइम ऑफ fn थीटा ऑफ gn। भैया इसको चेंज कर देते हैं, दिस इज थीटा ऑफ gn इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट्स C1 C2 and n0 such that C1 into gn less than equal to fn less than equal to C2 into gn। मतलब अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों को उसने क्लोज कर दिया। C1 into gn से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, C2 into gn से कम होना चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0 के लिए। तो देखो ये क्या किया, ये वो वैल्यू है, यहाँ पर वो वैल्यू है, दिस वैल्यू, दिस इज द वैल्यू। इसके ऊपर इस वैल्यू से बड़ी वैल्यू के लिए हमेशा जैसे जैसे आप n0 की वैल्यू, n की वैल्यू को बढ़ाएंगे, ये जो fn है ये हमेशा C1 ऑफ gn और C2 ऑफ gn के बीच में रहेगा। दिस इज द अपर बाउंड, है ना, एंड दिस इज लोअर बाउंड, ठीक है। और व्हाट इज दिस, दिस इज एग्जैक्ट बाउंड, दिस इज कॉल्ड एज एग्जैक्ट बाउंड कि भाई ना अपर ना लोअर। हम कह रहे हैं ये मत बताओ ज्यादा से ज्यादा एसी कितने का आएगा, ये भी मत बताओ कम से कम कितना का, एग्जैक्ट बता दो कितने का एसी दे रहे हो, है ना। तो ये क्या हुआ, एग्जैक्ट बाउंड। ये कहाँ लाई करेगा, हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगा। इसको नीचे ऊपर दोनों से आपने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये बहुत ध्यान रखना, इसको टाइट बाउंड भी कहते हैं। जहां ये इक्वल आ गया ना वहां पर ये टाइट बाउंड हो गया। टाइट बाउंड का मतलब कि इक्वल वाली कंडीशन पे भी ये होल्ड करेगा। अगर ये मैं यहाँ पर इक्वल हटा दूं, अगर मैं इस इक्वल को हटा दूं तो ये स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा नोटेशंस बन जाती हैं। वहां तक ना भी जाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन होती है वो 5 टाइप की होती है, बिग ओ, बिग ओमेगा, थीटा, स्मॉल ओ, स्मॉल ओमेगा। तो बिग ओ क्या होती है, देखो किस तरह से चलती है, ये सीधी सीधी बात है। देखो बिग ओ में क्या होता है, ये यहाँ लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जीएन है। अगर मैं कहूँ स्मॉल हो तो वो ये इक्वल हटा देगा यहाँ से, वो कहेगा सी ऑफ जीएन से कम होनी चाहिए, सी ऑफ जीएन तक भी नहीं पहुंच सकती, है ना। तो ये टाइट बाउंड नहीं लूज बाउंड देता है। लूज बाउंड मतलब इक्वल को कंसिडर नहीं करते। ऐसे ही जो बिग ओमेगा की जगह स्मॉल ओमेगा होता है,
स्मॉल ओमेगा में ये वाला इक्वल हटा देते हैं, ओमेगा से इक्वल हटा देते हैं कि मिनिमम इतना हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट इतना वहां तक जाएगा नहीं, उससे कम कम रहेगा, उससे बड़ा ही बड़ा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से दो नोटेशन अगर चाहो तो उन्हें भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहीं तक आप करें तो उतना मोर देन सफिशिएंट है। तो अब देखिए Fn है 3n+2 और Gn है, तो Fn इज इक्वल टू थीटा ऑफ Gn। ये कब कह सकते हैं? जब C1 इंटू Gn is less than equal to Fn and Fn is less than equal to C2 into Gn, तभी तो कह सकते हैं इस बात को। तो लिखो जरा, C1 की वैल्यू मान लो मैंने रख दी n, C1 की वैल्यू मैंने रखी 1 इंटू Gn की वैल्यू क्या है n, है ना, लेस देन इक्वल टू Fn क्या है 3n+2 लेस देन इक्वल टू C2 की वैल्यू मैंने रख दी, मैंने अभी हमने कैलकुलेट किया है 5 इंटू n। तो ये लो, अगर मैं इस तरह से देखूं इसे तो C1 क्या है, दिस इज C1, दिस इज Gn, दिस इज Fn, दिस इज C2 एंड दिस इज Gn। तो देखो क्या हम बता सकते हैं कि ये चीजें होल्ड करती हैं? 3n+2 की वैल्यू हमेशा 5n से कम ही कम रहेगी, तो C2 की वैल्यू हमें मिल गई। ऐसे ही 3n+2 की वैल्यू हमेशा n से ऊपर ही रहेगी, और ये चीज हम कब कह सकते हैं? फॉर n0 इज इक्वल टू 1, 1 से ही ये बात हमारी होल्ड करनी शुरू हो जाती है। n की वैल्यू 1 रखो, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा, है ना। तो n0 इज इक्वल टू 1 पर ये सारी चीजें हमारी होल्ड कर रही हैं। तो हमने निकाल लिया, क्या रिजल्ट में क्या आ गया? C1 की वैल्यू रखो, C2 की वैल्यू रखो, C1, C2 और n0। क्या C1 की वैल्यू है 1, C2 की वैल्यू है 5 और n0 की वैल्यू है 1। इन तीन वैल्यूज के लिए वी कैन से दैट Fn इज इक्वल टू थीटा ऑफ Gn। ये इसका एग्जैक्ट बाउंड है ना, कि किससे बड़ा होगा और किससे ज्यादा होगा, आपने एग्जैक्टली बता दिया। इस तरह से ये एसिम्प्टोटिक नोटेशंस काम करती हैं। अब यहाँ देखो यूनिट 1 में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान से देखो। व्हाट आर द वेरियस एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। 23-24 में, 17-18 में आया है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन पे देखो लेटेस्ट पेपर में नोट लिखने के लिए आया है पूरा, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में। बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस एनालाइज करो एक प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म में। फिर एसिम्प्टोटिक नोटेशन, बिगो नोटेशन अलग अलग पूछ लिए गए हैं 19-20 में। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टीपल टाइम रिपीट होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके यहाँ से फ्रेम होते हैं, इसके अलावा बहुत ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं होंगे। और जो चीज मैंने सॉल्व करवा दी, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं, प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिन्हें मैंने सॉल्व करवा दिया, उनको मैंने पीछे क्वेश्चंस में नहीं डाला। देखो मैं दिखा देती हूँ आपको, ये वाली जो प्रॉब्लम है ये AKTU में 21-22 में आई थी, ये मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया। ठीक है बेटा, तो इस तरह से इनको सारी चीजों को आप पढ़ते चलेंगे टाइम बाय टाइम। अब अगली बार नेक्स्ट लेक्चर से 1 डायमेंशनल एरे में स्टार्ट